हेलो स्टूडेंट, दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक था पिछला, रियल नंबर में इक्वलिट डिवीजन लीमा एल्गोरिदम। जैसा मैंने पहले बता चुका है, एल्गोरिदम क्या होता है, लीमा क्या होता है, फिर एल्गोरिदम और लीमा आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, क्लोजली इंटरलिंक्ड है, मैंने इसके बारे में बता दिया। आज हम केवल टॉपिक बात करेंगे लीमा, इक्वलिट डिवीजन लीमा, ये क्या होता है। पहले मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसके पीछे की कि जो स्टोरी या कहानी क्या है, इस थ्योरम को बनाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा। जैसे मान लेते हैं हम मान लेंगे, जैसे हम जानते हैं, जैसे हमने पढ़ चुका है पिछले क्लास में, क्लास 6, 7, 8 में डिवीजन में क्या होता है कि हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं। ए को बी से दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, दो को नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो एक केस में क्या होता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। एक केस में होता है कि डिवाइड नंबर के रिमाइंडर कुछ बच जाता है। तो हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमारा क्या आता है, माइनस नेचुरल नंबर और प्लस नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हुआ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ठीक उसी तरीके हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमें इक्वलिट डिवीजन लीमा को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम जानते हैं कि डिवाइड करने के लिए हमें दो नंबर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने ए और बी टू आर्बिट्री नंबर चूज कर लिए जहाँ ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, उस केस में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पूरी तरह डिवाइड ना हो। क्या करें कि वी में नॉट ऑलवेज गेट इंटीजर, जब पॉसिबिलिटी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा तो उस केस में हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो when a positive integer a divide by another positive integer b it leave remainder r, तो उस केस में हमें रिमाइंडर r मिलेगा। जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर नीचे मिलेगा वो रिमाइंडर r को हम डिनोट करते हैं। वो हमारा स्मॉलर देन b, जो हमारा डिवीजर है, डिवीजर से छोटा होना चाहिए। सॉरी, जो हम यूज किए ए एंड बी, तो हम ए को डिवाइड करें 20, तो बी हमारा बी से छोटा होना चाहिए आर, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं जब इसी चीज़ को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्टली। हम जैसे क्लास शुरू से पढ़ते हैं तो इस तरह का ब्रैकेट बना के पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे डिवीजर रखना है, यहाँ पे डिवाइड एंड डिवीजर कोएफिशिएंट रिमाइंडर मैंने यहाँ पे रखना है। तो मैंने इसको रख के इस तरह से पढ़ते चला है। जब हम बात करते हैं इक्वेशन के बेस में पढ़ना हो, तो हमारा ये डिवीजन लीमा और डिवीजन एल्गोरिदम का अपकमिंग होता है। यहाँ पे ये प्रोसेस आता है, इनका यूज किया जाता है को हमें इक्वेशन के बेस में इक्वलिट डिवीजन लीमा और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हम उस डिवीजन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के हम ऑब्टेन करते हैं। वही हमारा प्रोसेस है। सिंपल डिवीजन को हम जब इक्वेशन के फॉर्म में लिख के डिवाइड करेंगे, यही हमारा इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिदम होता है या फिर इक्वलिट डिवीजन लीमा। दोनों सिमिलर है क्योंकि आपस में क्लोजली इंटरलिंक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जब ये आपस में क्लोजली इंटरलिंक्ड है तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन मैंने पहले से नोटिस कर रखा है, आइए पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका थ्योरम क्या है वो देखते हैं। डिफिनेशन क्या कर रहा है, वी नो दैट डिवीजन इज नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ इंटीजर। जैसा हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर में डिवीजन डिफाइंड नहीं होगा। ये लाइन लिखने के पीछे ये मतलब है कि इंटीजर हमारा p/q के फॉर्म में 2/3 या फिर 5/7 या फिर 1/3 वर्ड नहीं आता इंटीजर में। इसे जब भी डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि एक केस में हमें ये p/q के फॉर्म में नंबर मिल जाए, मतलब कि 1/2, 1/4, 1/3 या फिर 2/7 के फॉर्म में नंबर मिल जाए। तो वही कर रहा है कि वी नो दैट डिवीजन इज नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में हम डिवीजन नहीं डिफाइन कर सकते कि कुछ केस में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब जब हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तब इंटीजर के अंदर आएगा। जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो इंटीजर के केस में नहीं आएगा। तो वही हमें बताया गया है कि नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ इंटीजर। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर। जब हम एक इंटीजर को अनदर इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, मे नॉट ऑलवेज गेट इंटीजर। उस केस में हम हमेशा इंटीजर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वो रेशनल नंबर मिल जाए, p/q के फॉर्म में मिल जाए। when a positive integer a divided by another positive integer b, जब a को डिवाइड करेंगे b से तो हमें उस केस में क्या एक तो रिमाइंडर मिलेगा। जब हमारा इंटीजर किसी में फेल हो जाएगा, जब p/q के फॉर्म में मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। इट लीव रिमाइंडर r, तो वो रिमाइंडर हम r से डिनोट करते हैं। विच इज स्मॉलर देन b, जो हमारा b से छोटा होता है, विच इज स्मॉलर देन b,
जो रिमाइंडर होगा वो बी से मेरा छोटा होगा, नहीं छोटा होगा तो वो 1 टाइम्स और ऐड हो जाएगा डिवीजन में। ऑन राइटिंग सच रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जब इसी रिजल्ट को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं टू मेक यूज इक्वलिट डिवीजन, तो हम उसको इक्वलिट डिवीजन लेमा को हम मान लाते हैं। इक्वलिट डिवीजन लेमा के प्रयोग से हम उस इक्वेशन को लिखते हैं। यही हमारा इक्वलिट डिवीजन लेमा होता है या फिर इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है कि इक्वलिट डिवीजन लेमा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट, उसके पीछे लाने का हिस्ट्री या फिर स्टोरी क्या रहा होगा, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने क्या सोच के डिवीजन, सिंपल डिवीजन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। आपको हम सब आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 23 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 23 लिखा मैंने, इसको डिवाइड किया 3 7 या 21, तो हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 23 इक्वल टू 3 क्रॉस 7 प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे। तो यही जो इस डिवीजन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, यही हमारा इक्वलिट डिवीजन लीमा है, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम है। कंबाइन करके कहेंगे तो इक्वलिट डिवीजन लीमा एंड एल्गोरिथम, यही चीज है। अब इसी प्रोसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कितनी बार जाएगा, इसी प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट लिख दिए, ये लीमा हो गया। जब इस प्रोसेस को सॉल्व करते करते स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, जैसा मैंने नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ वो एल्गोरिथम कहलाएगा। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इक्वलिट डिवीजन लीमा क्या है, दोनों सेम है। इक्वलिट डिवीजन लीमा एक स्टेटमेंट है, और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम ये एक प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस। अब ये डिफिनेशन क्या कहता है, या फिर थ्योरम कहते हैं इसको, थ्योरम या फिर डिफिनेशन। फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मैंने दो आर्बिट्ररी इंटीजर चूज किया है, हो सकता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सिंपली हमारा ये फॉलो करेगा, इस रूल लगाएंगे। अगर बी नहीं किया तो हमारा अगर लेस होगा तो उसके लिए हमारा रेशनल नंबर ऑप्टेन होगा, तो सिंपली हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मैंने यहाँ ए एंड बी 23 और 2 लिया है, वो 3 लिया है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर क्यू एंड आर, तो उस केस में एक यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर, एक नया इंटीजर नहीं, दो नए इंटीजर हमें वहाँ पे मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे दो नया इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, एक होगा कोशिएंट होगा, एक होगा रिमाइंडर होगा। डिवाइजर और डिविडेंट हमारा ए और बी है, ए हमारा डिवाइडेंट है और बी हमारा डिवाइजर है। यहाँ पे जैसे ये बड़ा है तो ये हमारा डिवाइडेंट होगा और ये हमारा बी डिवाइजर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो क्यू और आर हम नोटिस कर रहे हैं वो हमारा कोशिएंट और रिमाइंडर को डिनोट कर रहा है। तो जब दो नंबर डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, 0 भी आता तो भी चलेगा, क्योंकि 0 हमारा इंटीजर है। अगर नहीं भी आता तो भी ये केस फॉलो होता है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर क्यू और आर, जब दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो उस केस में हो सकता है रिमाइंडर बचे या ना बचे, लेकिन क्यू एंड आर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, कि हमारा कोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा जब डिवाइड करने पे। ये तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पिछली क्लास से पढ़ता चला रहा है, क्लास 5 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो 9 10th में ये पढ़ रहे हैं। सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसे यही 23 है, 23 को डिवाइड करें 3 से, 23 हमारा ये हो गया, ए हो गया, बी हमारा क्या हो गया 3 हो गया, मल्टीप्लाई 7 बार जा रहा है प्लस 2, तो हमारा ये 23 इक्वल टू 3 क्रॉस 7 प्लस 2। तो यही बता रहा है कि इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ 0 इज लेस और इक्वल टू आर लेस इक्वल टू बी, मतलब कि रिमाइंडर जो होगा वो हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, जो आर है वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, मतलब कि बी से छोटा होगा। ये सिंबल हम बदलेंगे नहीं, ये सिंबल मैथमेटिशियन द्वारा यूज किया गया। हम आर बी पी या फिर जो यूज हुआ है ए बी क्यू आर, इसकी जगह हम एक्स वाई जेड या फिर एल एम एन ले लेंगे, गलत हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए बी पी ओ ए बी क्यू आर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो 0 आर एंड बी बी, ये हमारा कैसे रिलेट है, जो आर है 0 के बराबर होगा, फिर 0 से छोटा होगा। क्यों होगा ये कंडीशन, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे एक केस में मिलेगा कि हमारा रिमाइंडर जो 0 मिल जाए, एक केस में हो सकता है कि रिमाइंडर हमारा कुछ नंबर मिल जाए जो कि ये बी डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो नॉन एज इक्वलिट डिवीजन लेमा, हम इसी को इक्वलिट डिवीजन लेमा कहते हैं। आपको अगर
डिफिनेशन कहीं नहीं मिलता, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे डिफिनेशन, आपको कोई नहीं काटेगा कि ये डिफिनेशन गलत है। ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को डिफाइन करता है कंप्लीटली 100% एक्यूरेसी के साथ। अब बात आती है दिस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, तो इसी का एक रीस्टेटमेंट, मतलब कि जो उस प्रोसेस को हम एक स्टेटमेंट एक वर्डिंग की तरह लिख दें तो हमारा ये आया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वही बता रहा है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोसेस है कि ये नथिंग मतलब वर्ड बता रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये जो लिखा है ये दोनों सेम है। नथिंग का मतलब है ये हो रहा है। रीस्टेटमेंट मतलब इसी चीज को इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वी हैव ऑलरेडी डूइंग इन अर्लियर, जैसा मैंने पहले क्लास में क्लास 5 6 7 8 में 9 में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये अर्लियर क्लास में जैसे मैंने पढ़ते चला है लॉन्ग टर्म डिवीजन को, अब उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में वो इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यही हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। इंटीजर क्यू इज कॉल्ड कोशेंट, या इंटीजर क्यू को हम कोशेंट कहते हैं, जैसे कि पहले भी कहते आ रहे हैं। एंड इंटीजर आर इज कॉल्ड रिमाइंडर, आर को हम रिमाइंडर कहते हैं। क्लियरली क्यू एंड आर कैन बी जीरो, हो सकता है क्यू एंड आर कैन बी जीरो। जैसे बात आती है कैसे जीरो होगा, अब बात आती है जीरो कैसे होगा। जीरो जैसे 0/3 इसको डिवाइड करेंगे जीरो होगा, तो कोशेंट हमारा यहाँ पे जो आ रहा है क्यू इसको टू जीरो मिल रहा है हमें, और रिमाइंडर आर भी हमें जीरो मिल रहा है। यही वो बात बता रहा है क्यू एंड आर कैन बी जीरो। ये कोशिएंट क्यू जीरो हो सकता है। जैसे 4/3 है, तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 ये मिलेगा। तो हमारा ये 4a हो गया, 3b हो गया, ये q1 हो गया, r1 हो गया। मतलब हमें उस केस में q इक्वल टू 1 मिल रहा है, r इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो वो केस मिल रहा है कि इंटीजर मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जीरो की बात जब आ रही है क्लियरली क्यू एंड आर कैन बी जीरो, ये कब जीरो हो सकते हैं। जीरो जब हमारा 0/3 होगा, या फिर 0/1 होगा, 0/5 होगा, तो इन सब केस में जो हमारा है उन केस में हमारा क्यू और आर जीरो हो सकता नहीं होगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यू जीरो होने का और आर जीरो होने का कहीं कहीं किताब में आपको बहुत कुछ स्टेटमेंट मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जो मैंने बताया है आप इसको एक तरफ कॉपी पे नोट करिए, फिर मेरा लेक्चर सुनिए, तो आपको क्या कंफ्यूजन आ रहा है फिर दोबारा सुनिए, आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिए, अपना क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे ये समझना है, हम नेक्स्ट लेक्चर बना के आपको बता देंगे। जब ढेर सारे स्टूडेंट का कलेक्शन हो जाए क्वेश्चन का, तो सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक साथ सभी कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने लेक्चर को समाप्त करते करते एक बार फिर हम समरी बता देना चाहते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है। जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मैंने इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो डिवाइड करते समय हमें एक केस में आता है कि वो पूरी तरह डिवाइड ना हो, तो उस केस में कुछ नंबर बच जाएंगे p/q के फॉर्म में। उसी p/q के फॉर्म को हम यहाँ डिवीजन लेमा के अंतर्गत पढ़ते हैं कि ये इसके पीछे रीजन ये स्टेटमेंट जो दिया